स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी ने सुना होगा जो स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, जो कि अब खत्म हो गया है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो है आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो गया है। लेकिन उसके बाद भी आप सुन रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि 2029 से पहले ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता। ये खुद यहां पर अमित शाह जी ने बोला। तो जब लोकसभा का इलेक्शन है आपका 2024 में, तो ऐसा क्या है कि इसको 2029 से पहले लागू नहीं किया जा सकता? यहां पर डिलिमिटेशन का मामला क्या सामने आया है, वो सारी चीजें, वो सारे मुद्दों को हम जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल से ही हमारा यूपीएससी 2024 का जो लाइव बैचेस है, 3 लाइव बैच, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। और कल से हमारा 2025 वाला जो बैच है, लॉन्ग टर्म बैच, वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल 128 अमेंडमेंट बिल था 2023, इसको आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कर दिया गया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि इस बिल में है क्या। तो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर 33% रिजर्वेशन जो लोकसभा की सीट्स हैं और जो स्टेट असेंबलीज हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो लोकसभा की सीट्स 543 हैं और 2 यहां पर प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। लेकिन ये जो 543 सीट्स हैं, इसमें 33% रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 543 में से 181 सीट्स लगभग महिलाओं के पास जाएगी। मतलब उसमें सिर्फ महिला ही चुनकर आ सकती है। और वैसे ही राज्यों के अंदर जो वहां की असेंबलीज होती हैं, वहां पर भी सिमिलरली 1/3 आपका रिजर्वेशन किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको लागू होने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं। अब एग्जैक्टली कितना लगेगा, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि 2024 में तो यह पॉसिबल नहीं है। यह खुद अमित शाह जी ने बोला, यह 2029 तक ही लग सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बिल के अंदर इसके कमेंसमेंट को लेकर क्या बोला गया, मतलब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कब से लागू होगा। यह जब बिल पास हुआ था उसके अंदर इसको लेकर क्या बोला गया, इसको ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, द न्यू लॉ शैल come into effect after an exercise of delimitation undertaken after the relevant figures for the first census carried out आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ इज पब्लिश्ड। अब देखिए, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर यह बोल रहा है कि ये जो आपका बिल पास हुआ है, ये जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके तहत 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये तभी लागू हो सकता है जब यहां पर डिलिमिटेशन कराई जाए और उसके बाद पहला जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंगली यहां पर वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहां पर 2 चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होना चाहिए और एक सेंसस होना चाहिए। आपको याद होगा 2021 का सेंसस होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तो ये जो डिले हुआ है ना, उसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर डिलिमिटेशन के बाद जो है सेंसस का भी फिगर आ जाए, जो कि सरकार कराएगी अगले 2-3 वर्षों के अंदर। और फिर यहां पर फाइनली 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें वुमेन रिजर्वेशन मिल जाएगा 33% के आसपास। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिलिमिटेशन क्या होता है। सेंसस तो आप सभी को पता है, जनगणना, जहां पर काउंटिंग की जाती है अलग अलग मेथड से, राइट। तो डिलिमिटेशन बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट में मैंने आपको बोला, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको देखने को मिलती हैं। और आप अगर ध्यान से देखोगे इस मैप में तो आपको समझ में आएगा कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर आपको छोटे छोटे ये ब्लॉक देखने को मिल रहे होंगे। मतलब छोटे क्यों हैं, क्योंकि वहां पर जो एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उतना ही वो लोग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोशिश ये होती है डिलिमिटेशन के तहत कि पूरे देश भर में यहां पर जो भी एमपी चुनकर आता है उसका वो एक सर्टेन
पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि एक जो एमपी है उत्तर प्रदेश में वो लगभग 1 करोड़ लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहीं दूसरा एमपी है साउथ में वो सिर्फ 10 लाख लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो अभी अगर आप देखोगे तो कुछ वैसा ही हो गया है, क्योंकि 1971 के बाद से डीलिमिटेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि डीलिमिटेशन का मतलब कि पूरे देश भर में जो लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं वो एक सर्टेन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। मतलब हर एक एमपी देश भर में मान लो 20 लाख लोग को रिप्रेजेंट करे या फिर 30 लाख लोग को रिप्रेजेंट करे। मतलब सभी के लिए सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एमपी यहां पर 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एमपी सिर्फ 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो बिल पास हुआ है उसमें यह बोला गया है कि 2021 वाला जब भी सेंसस होगा वही आपका आधार बन जाएगा डीलिमिटेशन का। मतलब कि जो भी डीलिमिटेशन अभी कराया जाएगा सरकार के द्वारा, और इसके लिए आपको समझना है डीलिमिटेशन में भी कई चीजें होती हैं जो कि अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा यहां पर। तो यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि डीलिमिटेशन आखिरकार इसकी जरूरत क्यों होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है वो यहां पर तय की जाती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, यहां पर पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए वो जो डीलिमिटेशन है वो कैरिड आउट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन मान लो मैं कहता हूं कि 5 करोड़ के आसपास थी, ठीक है, तो यहां पर अब पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है ना यहां पर कि अब 20 करोड़ हो गई है तो उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी यहां पर बढ़ जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और वहीं अगर हम सदर्न स्टेट की बात करें तो यहां पर हो सकता है कि पॉपुलेशन शायद उतनी ही हो या फिर उससे कम हो गई हो, क्योंकि वहां पर फैमिली प्लानिंग वगैरह चल रहा था। तो हो सकता है कि यहां पर सदर्न स्टेट में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी संख्या गिर सकती है या फिर उतनी ही रह सकती है। तो ओवरऑल क्या होता है कि डीलिमिटेशन में जहां जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है वहां वहां पर सीट्स भी बढ़ते जाते हैं। अभी आपको पता है देश भर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां से आती है, वो आती है उत्तर प्रदेश से, 80 के आसपास आपको पता होगा, 543 सीट्स में से। लेकिन जो डीलिमिटेशन होगा, लेट मी टेल यू, उसमें अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की सीट्स और कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले 4-5 दशकों से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ी है। तो यहां पर आई होप आप समझ गए होंगे कि डीलिमिटेशन की जरूरत क्यों होती है, ताकि एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सके। और इसके अलावा डीलिमिटेशन का एक और जो मेन मकसद होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो होता है ताकि यहां पर जो जेरीमेंडरिंग है वो ना की जा सके। जेरीमेंडरिंग का कहने का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर फायदा ना हो, अनफेयर एडवांटेज ना हो, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कास्ट, रिलीजन, इन सब को लेकर काफी ज्यादा विवाद होता रहता है इलेक्शंस के समय। तो ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी इस हिसाब से बनाई जाए ताकि वो आसानी से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत सके। ये नहीं होना चाहिए। ये काम होता है डीलिमिटेशन का। एंड ऑल्सो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखिएगा कि डीलिमिटेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ये हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना ही चाहिए। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है, वो सब कुछ तय करती है कि कैसे यहां पर सीट्स एलोकेट की जाएंगी। हमारे देश में उत्तर प्रदेश में कितना सीट्स होगा, बिहार में कितना होगा, महाराष्ट्र में कितना होगा, मध्य प्रदेश में कितना होगा, कर्नाटक में कितना होगा, ये सारी चीजें ये डीलिमिटेशन कमीशन तय करती है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, डीलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। उसको ना तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी उसको बदल नहीं सकता। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कब कंडक्ट की गई थी हमारे देश के अंदर। तो देखो मैंने आपको बोला हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जब भी सेंसस यहां पर होगा, अब आपको पता है हर 10 साल में सेंसस होता है। जैसे आजादी के बाद 1951 में सेंसस हुआ, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में। तो हर 10 साल में जब भी सेंसस होता है उसके बाद डीलिमिटेशन भी होना चाहिए। तो जितना सेंसस होगा उतना डीलिमिटेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आजादी के बाद से अभी तक आप देखोगे तो सेंसस तो 7 बार हो चुका है, लेकिन डीलिमिटेशन सिर्फ 4 बार ही हुआ है। दैट इज 1952 में, 1963 और 1973। देखो 1971 तक जो सेंसस हुआ था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर आप देखिए एक बड़ा गैप आ गया और 2002 में लिमिटेशन हुआ। और 2002 वाला भी जो लिमिटेशन था ना, उसमें सीट्स को इंक्रीज नहीं किया गया था। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री होती है बस उसको बदल दिया गया था। मतलब जो 543 सीट्स है 1971 में 543 सीट्स हो गई थी लोकसभा की। लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि सीट्स को नहीं बढ़ाया गया। यहां पर सिंपली जो बाउंड्रीज हैं
कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन बाउंड्रीज को बस बदला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से 1976 के बाद जो है कभी भी लोकसभा की सीट्स नहीं बढ़ पाई, वो उतना ही रहा, 543 रहा। और उसमें एक्चुअली किया क्या गया, आप लिखिए। अब आप में से कई लोग पूछेंगे लेकिन हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है जब भी सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो देखिए इसीलिए सरकार ने संविधान में ही चेंजेस कर दिए। 42nd अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, इन सब के तहत बोला गया कि सीट्स को नहीं बढ़ाया जाएगा 2026 तक। जी हाँ, यह बोल दिया गया कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद तय होगा कि लोकसभा की सीट्स कितनी बढ़ेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें लोकसभा के बहुत सारे आपको सीट्स मिलेंगे। तो ये 543 सीट से अगर ज्यादा हो जाता पुराने वाले लोकसभा के अंदर तो लोग ही नहीं आ पाते। तो जब यहां पर डिलिमिटेशन होगा तब नए सीट्स बढ़ेंगे और हो सकता है कि ये जो सीट्स हैं लोकसभा की वो 750, 800 इतने के आसपास जा सकती हैं। और एक और चीज यहां पर जो आपको समझना है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि वुमेन्स रिजर्वेशन का, वुमेन रिजर्वेशन वाले बिल में क्या लिखा था, मैंने आपको बोला कि पहले डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद सेंसस होगा और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि रिजर्वेशन मतलब 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कहां कहां किया जाएगा, किस तरह होगा। देखो क्या है ना कि नॉर्मल कोर्स में तो क्या होना था कि डिलिमिटेशन अभी 2026 तक हो जाएगा, आपको पता है अभी सरकार अपॉइंट करेगी 2026 में। तो उसके बाद नॉर्मल कोर्स में क्या होता, 2031 वाला सेंसस काउंट किया जाता, क्योंकि 2021 वाला सेंसस हो चुका होता लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गया और डिले होते होते अभी तक सेंसस नहीं हो पाया 2021 वाला। तो हो सकता है कि सरकार अगले साल यहां पर सेंसस का पहला फेज स्टार्ट कर दे और उसका रिजल्ट आते आते मतलब कि जो सेंसस का पूरी जनगणना का फिगर जो है वो हमें शायद हो सकता है 2028 तक मिले। तो एक प्रकार से डिलिमिटेशन के बाद जो हमारे पास फिगर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यही वाला आ रहा है जो 2021 वाला सेंसस होना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का जो 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए वो हो सकता है कि 2029 वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें यहां पर शामिल किया जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन जाने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर डिलिमिटेशन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखो 1951 के सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें हमारे पास लोकसभा की सीट्स पता है कितनी थी, 489 थी। लेकिन 1971 आते आते उसके बाद 543 सीट्स हो गई, मतलब 489 से 494 हुआ, फिर 522 सीट्स हो गया और 543 जो आज के डेट में हम देखते हैं। तो 1971 सेंसस के आधार पर लोकसभा की सीट्स निकली 543। लेकिन ये जो 1971 वाला सेंसस हुआ था उसमें एक बात पता चली, उसमें यहां पर जो सदर्न स्टेट्स हैं वो नाराज हो गए। उनका ये कहना था कि यहां पर जो भी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं वो ज्यादातर हिंदी बेल्ट में हो रही है, नदर्न इंडिया में हो रहा है, क्योंकि वहां पर फैमिली प्लानिंग लोग करते नहीं है और वहां पर पॉपुलेशन बढ़ता गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी और जहां जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी लोकसभा की सीट्स वहां पर ज्यादा मिलेगी। और वहीं सदर्न स्टेट जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, कम बच्चे पैदा कर रहे थे, बेटर करने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें सीट्स कम मिल रहा है, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, और वहीं नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि नॉर्थ इंडिया में आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसको लेकर भी विरोध है कि क्या एक्चुअल में ये डिलिमिटेशन सही से कराना चाहिए, कितना कराना चाहिए, अब देखना होगा। इसको लेकर सदर्न स्टेट्स काफी ज्यादा नाराज हैं। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको लगभग हर एक चीज समझ में आ गया होगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड जो डिलिमिटेशन की बात कही जा रही है वो है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर जो सेंसस का ऑपरेशन है वो देखती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।